स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग हिंदी के काव्य खंड को देख रहे हैं। बिहार बोर्ड के लिए ये क्लास है और क्लास 10th की कविताएं हम पढ़ रहे हैं। और इन कविताओं को पढ़ते पढ़ते आ गए हैं आज हम लोग चैप्टर 11 पर। अपनी 11वीं कविता लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है वह लिखी गई है बंगाल की पृष्ठभूमि पर। जीवनानंद दास जो हमारे कवि हैं, इन्होंने बंगाल को अपनी मातृभूमि माना है। बंगाल में ही इनका जन्म हुआ था, तो मातृभूमि मानना इनका कहीं से भी अनुचित नहीं है। इन्होंने बंगाल को अपनी मातृभूमि बनाते हुए उसी मातृभूमि पर मरने के बाद भी वापस आने की इच्छा जाहिर की है इस कविता में। बंगला भाषा के एक महान कवि हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुजी के नाम से, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। उनके बाद अगर बंगला साहित्य में किन्हीं का नाम लिया जाता है तो वो नाम जीवनानंद दास जी का ही है। 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 55 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और ये जो प्राण त्यागने का कार्यक्रम था या प्राण त्यागा जो गया, वो एक्चुअली में कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक बड़ा ही मर्मांतक था। इनका दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। मर्मांतक दुर्घटना यानी ऐसी दुर्घटना जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और ऐसी दुर्घटना जिसमें मृत्यु बहुत कष्टप्रद हो। तो ऐसी ही दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। और उस कवि के बारे में, उस कवि के जीवन के बारे में आइए हम लोग कुछ जानते हैं। जीवनानंद दास हमारे लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि हैं जीवनानंद दास, और बंगला भाषा के ये कवि हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। और अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 17 फरवरी 1899 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 17 फरवरी 1899 ईस्वी को। और इनकी जो मृत्यु हुई थी आप देखते हैं सन 1954 में 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु हुई थी 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को। ठीक है, तो 55 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इस संसार को त्याग दिया था। चाहे वह दुर्घटना के कारण ही क्यों न हो, इनकी महानता इस बात से जाहिर नहीं होती कि इन्होंने जीते जी क्या किया। इनकी महानता साहित्य क्षेत्र में तब पता चलती है जब हम इनके मरने के बाद इनके द्वारा किए गए कार्यों का सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण अर्थात हम पता लगाते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो जो काम इन्होंने किया था साहित्य के क्षेत्र में, अगर आप अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपको ये बात जानना चाहिए। हमारे पास दो तरह के वर्क होते हैं, एक वर्क और एक होता है वर्क्स। दो तरह के। एक ही सर आप बोलिएगा सर एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब ये नहीं है। वर्क अलग, वर्क्स अलग होता है। वर्क का अर्थ होता है काम करना, और वर्क्स का अर्थ होता है साहित्य के क्षेत्र में, रचना के क्षेत्र में जो भी काम व्यक्ति करते हैं। अब रचना के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में कोई व्यक्ति काम करता है तो वह कविताएं रचने का काम करेगा, वह जो है कहानियां रचने का काम करेगा। तो उस काम की अंग्रेजी वर्क्स होती है। तो एक साहित्यकार या एक कवि जो काम करता है उसकी रचनाओं को ही उसका काम बोला जाता है। ठीक है, 17 फरवरी 1899 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को मृत्यु हुई। जो लोग इस क्लास में जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग इस पूरे परिचय को, और इस परिचय में जानते हैं जिस महत्ता की बात हम कर रहे हैं वो महानता कहाँ झलकती है। जब तक ये जीवित थे तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे, केवल 6। इन्होंने अपने जीते जी केवल 6 काव्य संकलनों का ही प्रकाशन कराया था। और एक काव्य संकलन का प्रकाशन करने में उस समय में भी और आज के समय में भी
प्रकाशकों के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको कितना कन्विंस करना पड़ता है, फिर अपनी जेब से कुछ खर्च करना पड़ता है, तब जाकर एक कविता प्रकाशित होती है किसी न किसी पब्लिकेशन से। तो इसी पब्लिकेशन में इन्होंने अपने जीते जी 6 काव्य संकलन प्रकाशित कराया था। और ये 6 काव्य संकलन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए इसको। ये जो 6 काव्य संकलन है, ये है झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। ठीक है, ये 6 इनके काव्य संकलन हैं, जिसमें वनलता सेन को बहुत अधिक माना गया। वनलता सेन बहुत अधिक प्रचलित है। जैसे प्रेमचंद ने कई सारी कहानियां लिखी हैं, कई सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन देश का बच्चा बच्चा प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए ईदगाह कहानी को बहुत अच्छे से जानता है। तो ईदगाह सबसे प्रचलित कहानी है। बच्चा बच्चा जो है जानता है कि गोदान नाम का उपन्यास प्रेमचंद जी का है। तो ये आप समझिए। तो वनलता सेन भी जीवनानंद दास के द्वारा लिखे गए काव्य संकलन में सबसे महत्वपूर्ण काव्य संकलन है। इन्हें प्रेम के काव्य की संज्ञा दी गई है। वनलता सेन को प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, प्रेम का वर्णन किया है। यही कारण है कि ये आजकल के या उस समय के भी किशोर किशोरियों के बीच बहुत प्रचलित रहा होगा, वनलता सेन नाम का जो इनका काव्य संकलन है। आइए अब देखते हैं। कहते हैं कि रूपसी बंगला, बेला अबेला, काल बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। ये जब मर गए तब इनका ये सब काव्य संकलन प्रकाशित हुआ। कौन कौन? रूपसी बंगला, बेला बेला, काल बेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी। ये जब मर गए तब प्रकाशित हुआ। ऐसा नहीं था कि ये प्रकाशन में छोड़ के गए थे तब, नहीं। जब ये मर गए, लोगों ने इनके यहाँ इनके कार्यों का जब सर्वेक्षण किया या इनके कार्यों पर रिसर्च किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कितने महान थे कि इन्होंने इतनी रचनाएं करके रखी थी। दुर्घटना है, हो गई मृत्यु, तो क्या उनकी रचनाओं को विशेष स्थान नहीं मिलना चाहिए? यही सोचकर इनकी रचनाओं का प्रकाशन किया गया। इनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए, इन्हीं के द्वारा रचे गए। 100 कहानी और 13 उपन्यास। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। माफ कीजिएगा, ये लाइन अगर यहां नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। रविंद्रोत्तर, रविंद्र जोड़ उत्तर, यानी रविंद्र के बाद। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद के युग में जो सबसे अच्छी प्रेम कविता आई, उसमें वनलता सेन का भी नाम आता है। ठीक है, तो आइए इसके आगे देखते हैं ये कविता हमारी क्या कहती है। उससे पहले देखते हैं वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। यहां समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल नाम के एक हिंदी कवि हुए हैं, जो समकालीन युग के कवि हैं। समकालीन यानी आपको हम बताए थे इस काल के। जीवनानंद दास इस काल के नहीं हैं, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद के युग के हैं, इसलिए उनका काल रविंद्रोत्तर युग माना गया। प्रयाग शुक्ल नाम के कवि का काल समकालीन है। द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यानी यह जो कविता आप पढ़ने वाले हैं, लौट कर आऊंगा फिर, और ये इसके रचनाकार जीवनानंद दास है। और चूंकि जीवनानंद दास बंगला भाषा के कवि रहे हैं, तो इन्होंने इस कविता की रचना बंगला भाषा में की होगी। तो उसी बंगला भाषा का भाषांतरण किया है प्रयाग शुक्ल ने।
प्रयाग शुक्ल ने भाषांतरण किया है। और यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जीवनानंद दास की इस कविता का भाषांतरण या अनुवाद या ट्रांसलेशन, आप जिस तरह से समझिए, किसने किया है, तो प्रयाग शुक्ल ने किया है। तो प्रयाग शुक्ल ने इस कविता को हिंदी में भाषांतरित किया, और जब हिंदी में भाषांतरित किया तो फिर क्या लिखते हैं और उसका अर्थ क्या निकलता है, देखिए। कहते हैं कि जस्ट सेकेंड, कहते हैं कि खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। क्योंकि जीवनानंद दास इस कविता की शुरुआत में ही हम बोले हैं, बंगाल के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं और इनकी मातृभूमि, जन्म स्थान सब बंगाल में ही है। तो मरने के बाद भी यह बंगाल में ही लौटने की बात करते हैं, और बंगाल में ही लौटने की बात करते हैं। और इस पूरी कविता में एक बहुत समानता है, उस समानता के बारे में कविता के लास्ट में चर्चा करेंगे कि खेत हैं जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। यानी जो धान के खेत बहती नदी के किनारे हैं, वो जो भूमि बंगाल में है, मैं उसी भूमि में लौट कर आऊंगा, और उसी भूमि में होऊंगा, लौट कर आऊंगा तो नहीं शायद होऊंगा मनुष्य। हो सकता है मैं मरने के बाद भी जब बंगाल में लौट कर आऊं तो उस समय मैं मनुष्य नहीं होऊंगा, तब होऊंगा अबाबील। अबाबील का मतलब होता है, अबाबील एक पक्षी है, इस पक्षी को आप यहां इस चित्र में देख सकते हैं। अबाबील एक पक्षी है जो बंगाल में धान के खेतों में पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि हम मनुष्य हो ना हो, और अगर हम लौट के आ रहे हैं तो हम अबाबील होंगे, अबाबील होंगे, धान के खेत पर मंडराएंगे, धान के खेत में हम इंजॉय करेंगे, लेकिन हम आएंगे बंगाल के धान के ही खेत में। मुझे इस धरती से इतना प्रेम है, मैं मनुष्य हूं चाहे नहीं हूं, अबाबील जैसा तुच्छ पक्षी ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं लौटूंगा तो बंगाल की ही धरती पर, क्योंकि वह उस धरती में धान के खेत है जो बहती नदी के किनारे हैं। अगर मैं अबाबील नहीं हूं तब क्या हूं? या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नहीं धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। अगर मैं अबाबील ना हुआ तो कौवा होऊंगा, कौवा, कौवा बन जाऊंगा। मनुष्य नहीं हुआ तो अबाबील हो जाऊंगा, अबाबील नहीं हुआ तो कौवा हो जाऊंगा। और वो कौवा, उस भोर का कौवा, जिस कौवे के बोलने से, जिस कौवे के बोलने से सुबह होती है, जिस कौवे के बोलने से सुबह में लोग जगते हैं, मैं वैसा कौवा बनकर आऊंगा और उस मौसम में रहूंगा। देखते हो यहां मौसम की चर्चा है, कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक। सरस्वती पूजा में कोहरा का समय होता है, कटहल नहीं मिलता, लेकिन अब जो होली के बाद का समय है कटहल मिलने लगा है। तो हमारे यहाँ ये जो सब्जी है कटहल, ये गर्मियों में मिलती है, और कोहरा मतलब सर्दियों का समय है। तो सर्दी से लेकर गर्मी तक, यानी हर एक मौसम में जो कौवा सुबह सुबह बोलता है, मैं उस कौवे के रूप में बंगाल में आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचना कि मैं छोड़कर चला गया बंगाल को। मैं अगर मनुष्य रूप में ना लौटा तो अबाबील रूप में लौटूंगा, अबाबील के रूप में ना लौटा तो कौवे के रूप में लौटूंगा, लेकिन लौटूंगा जरूर, आऊंगा एक दिन, भरता पेंग आऊंगा एक दिन। पेंग मतलब क्या? जब कभी भी किसी पक्षी को आप चलते देखिएगा, देखते हैं कि वह डोल डोल कर चलता है। किसी पक्षी को चलते हुए आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, वो डोल डोल कर चलता है। तो उसके इस डोल डोल कर चलने की तकनीक को ही, कला को ही, तरीका को ही पेंग भरना बोलते हैं, पेंग भरना। तो मैं आऊंगा, पेंग भरते आऊंगा, लेकिन आऊंगा बंगाल में ही, धान की फसल पर कोहरा फूटे या कटहल का पौधा
कटहल को लेकर आए धरती पर, कोई भी मौसम हो हम आएंगे तो बंगाल में ही आएंगे। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। या फिर हम किसी बड़े घर में, मान लीजिए हम न कौवा हुए न अबाबील हुए, तो हम किसी बड़े घर का हंस बनेंगे। बंगाल में एक कल्चर होता है, अभी भी है, और अब बहुत जगह से वैसे ओमिट हो चुका है, लेकिन पुराने बंगाल में जिस समय की ये बात कर रहे हैं, उस समय बंगाल में एक कल्चर होता था कि लोग अपने यहाँ छोटा सा तालाब रखते थे और उस तालाब में वो हंस पाला करते थे। जैसे हमारे यहाँ गाय पालने का एक बहुत अच्छा प्रचलन था, उसी तरह से हंस पालने का प्रचलन था। तो कहते हैं अगर मैं कौवा और अबाबील नहीं हुआ तो मैं हंस बनकर आऊंगा, और हंस भी किसी किशोरी का। किशोरी का मतलब नव युवती का, जो अभी अभी शादीशुदा नहीं, अभी जवान हो रही है, वैसी ही किशोरी के पालतू हंस के रूप में आऊंगा, जो मुझे लाल पैरों में, जो घुंघरू बांध देगी मेरे लाल पैरों में, ताकि मैं जहां भी चलूं छन 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 आवाज करे और उस नदी पोखर में मैं तैरता रहूं। लेकिन मैं आऊंगा। और अभी तक आपने नोटिस किया कि नहीं किया, इस बात को आपको नोटिस करना चाहिए कविता पढ़ने के समय, कि कवि जितनी बार भी लौटने की बात कर रहा है वह किसी न किसी पक्षी के रूप में, चाहे वह अबाबील हो, चाहे वह कौवा हो, चाहे वह हंस हो, किसी न किसी पक्षी के रूप में ही लौटने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों, उसके बारे में भी बताएंगे। आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी सजल किनारे पर। बंगाल को नदियों की धरती कहा जाता है। भूगोल में आप पढ़ते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि बंगाल तक पहुंचते पहुंचते जितनी भी हिमालय की नदियां हैं, वो सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, फैल जाती हैं। तो बंगाल में सारी नदियां आती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो बंगाल की जो धरती है वह समतल हो जाती है नदी के होने से, और यही कारण है कि बंगाल को सजल किनारा वाला क्षेत्र कहा जाता है। सजल मतलब होता है जल से भरा हुआ। तो ये कहते हैं मैं आऊंगा इसी जल से भरे हुए किनारे पर, इसी जल से भरे हुए किनारे पर जहां नदियां बहती हैं, मैदान है, इसी जल से भरे किनारे पर मैं लौटूंगा। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद 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 मैं बंगाल में लौटूंगा और इस धरती पर लौटूंगा। यह धरती इतनी खूबसूरत है, सजल है यह धरती, मैं इस पर इतनी पक्षियों के रूप में लौट सकता हूं। या फिर तुम शायद देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। शायद मैं उस उल्लू के रूप में लौटूंगा जिसकी आवाज कपास की खेत में गूंजती है। तुम जो ये आवाज सुनोगे, हो सकता है उसमें मैं बोल रहा हूंगा, और इस उल्लू को शांत करने के लिए, उस जमीन पर या इस उल्लू के भूख को मिटाने के लिए, बच्चा जो मुट्ठी भर भर चावल फेंकता है, उसी चावल को मैं खाकर रहूंगा। मैं उल्लू बन जाऊं, मैं कौवा बन जाऊं, मैं अबाबील बन जाऊं, मैं हंस बन जाऊं, मैं जो बन जाऊं, लौटूंगा तो मैं बंगाल में ही, और लौट कर आऊंगा मैं किसी रूप में। पशु पक्षी को लोग, खासकर पक्षी को, उतना महत्व नहीं देते। जीवनानंद दास जी ने अपनी इस कविता में पक्षियों को इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है कि उसके बिना जीवन की कल्पना करना उनके लिए बेमानी लगती है। पक्षियों से उन्होंने तुलना की है कि मैं पक्षी के रूप में लौटूंगा। और फिर कहते हैं
देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। या फिर तुम नजर घुमाओगे, यहां देखिए बंगाल की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है। कहते हैं कि यहाँ के खेत धान की फसल से लहलहाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की धरती पानी से लबालब भरी रहती है। कहते हैं इसके किनारे इस प्रकार नदियों से सेवित हैं कि जल की कमी यहाँ के किसानों को होती ही नहीं है। यहाँ कपास होता है, यहाँ कपास होता है, घासीली जमीन है, यानी जमीन रेगिस्तान नहीं है, घास से भरी हुई है, हरी भरी जमीन है। बंगाल की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए इसी प्रकृति में लौटने की बात करते हैं और प्रकृति के सबसे अच्छे अंश के रूप में, यानी प्रकृति के सबसे अच्छे हिस्से के रूप में, और वह हिस्सा वह चुनते हैं पक्षी का। वह हिस्सा वह पक्षी का चुनते हैं और पक्षी का चुनने के बाद वह पक्षी, अब यहां क्वेश्चन यह उठता है, ये तो हम बताएंगे ही, यहां देखते हो सारस की चर्चा है, बताते हैं कि पक्षी के रूप में ही यह क्यों लौटना चाहते हैं। क्योंकि जिस समय यह जीवन जी रहे थे उस समय गुलामी वाला जीवन जी रहे थे। पक्षी स्वतंत्र जीवन जीता है, जब मन होता है जहां चाहता है वहां उड़कर चला जाता है। और ये केवल इन्हीं पक्षियों के बारे में क्यों जो है बात करते हैं कि अबाबिल ही बने, कौवा ही बने, सारस ही बने, या हंस ही बने, या उल्लू ही बने, क्योंकि ये सारे पक्षी बंगाल में उपस्थित हैं। बंगाल में इनके रहने के लिए अच्छा अनुकूल वातावरण है। यही कारण है कि ये इन सब पक्षियों के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं देखोगे रूपसा, रूपसा बंगला भाषा में तालाब को कहते हैं, छोटी नदी को कहते हैं जो थोड़ी मटमैली होती है। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते हुए एक लड़के को, फटे पाल की नाव। ये पाल होता है, पुराने जमाने में नाव चलाने के लिए इस पाल का इस्तेमाल किया जाता था। ये कपड़े का बना होता था। हवा की दिशा को अपने अनुरूप बदलने के लिए, इस बड़े से क्षेत्र में हवा बहती थी, इस हवा की दिशा को अपने अनुरूप बदलने के लिए उस हवा की शक्ति को मोड़कर नाव के लिए प्रयोग किया जाता था और हवा की शक्ति से भी नाव आगे धीरे धीरे बढ़ता था। तो इसी पाल की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस अंधेरे में। और जब वो नाव चली जाएगी तो उसके पीछे जो रंगीन बादल होगा, उस बादल में से तुम सारसों के झुंड को देखते होगे जो अंधेरे में लौट रहे हैं किनारे पर धीरे धीरे। होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, देखना देखना तुम जानना कि मैं उन्हीं के बीच में होऊंगा। यानी हर हाल में मैं बंगाल छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, बंगाल छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा रोम रोम बंगाल का कर्जदार है, मैं बंगाल छोड़कर नहीं। आई होप कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। इनकेस अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे आकर ऑफिस में मिल सकते हैं, अर्थ पूछ सकते हैं, अच्छे से समझा दिया जाएगा। एक बार आकर के पूछ करके देखिए। तो बहुत बच्चे हैं जो आते हैं, पढ़ते हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स की अलग अलग किताबें हैं, उनसे वो सवाल बनाते हैं और अपना लाभ लेते हैं। आपको लाभ लेना है, आपको आना पड़ेगा। कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुआं के पास जाता। और हम कुआं नहीं है, हम तो लोटे में रखा हुआ छोटा सा जल है, आपकी प्यास बुझाने के लिए वह भी पर्याप्त है। तो आप आइए लोटा के पास। लोटा जैसा शरीर भी है, देखबे करते हैं, मोटा सोटा लोटा जैसा शरीर। आइए, अब जिसका मुझे था इंतजार, जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई। लीजिए भैया, आ गया आपका ऑब्जेक्टिव। 266 ऑब्जेक्टिव पहले हो चुका है, उसके आगे हम देखते हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है, तो जीवनानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है, जीवनानंद दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जीवनानंद दास बंगला के किस काल या युग के कवि हैं? तो रविंद्रोत्तर युग के कवि हैं जीवनानंद दास जी, बंगला भाषा के रविंद्रोत्तर युग के कवि हैं। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास की, और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन को, वनलता सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है? तो लौट कर आऊंगा फिर में, लौट कर आऊंगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता लौट कर आऊंगा फिर में कवि कहाँ लौट कर आने की लालसा व्यक्त करते हैं? तो बंगाल में लौट कर आने की लालसा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास हैं, उपयुक्त पद्यांश के कवि जीवनानंद दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? तो बंगला भाषा के, बंगला भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनलता सेन के कवि कौन है? तो जीवनानंद दास, वनलता सेन के कवि जीवनानंद दास हैं। नेक्स्ट है कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? अबाबील, कौवा, हंस, उपर्युक्त सभी। सब अबाबील बनने का, कौवा, हंस, उल्लू रहता तो उल्लू भी, सारस रहता तो सारस भी। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी हरी भरी घास की। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? यह कविता है लौट कर आऊंगा फिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर पाठ से कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो बंगाल में। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ये प्रयाग शुक्ल ने किया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, दो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? कब दिया गया था? 1950, 52, 53, 55। अब आप जानते हैं कि 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1954 के बाद मिलना चाहिए था, क्योंकि वनलता सेन 1954 ईस्वी के बाद की कविता है। लेकिन फिर भी जब आप इसको पढ़िएगा इस रचना को, इसलिए अंदाजा पर कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अंदाजा पर अगर आप आंसर करते हैं तो आप ही को दिक्कत होती है। ये 1952 ईस्वी में हुई है, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? तो 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट है कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? उल्लू की, उल्लू की। नेक्स्ट है झरा पालक किसकी रचना है? तो जीवनानंद दास की, जीवनानंद दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपसी बंगला किसकी रचना है? तो रूपसी बंगला जीवनानंद दास की रचना है, रूपसी बंगला जीवनानंद दास की रचना है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स 266 ऑब्जेक्टिव पहले हो चुका था, आज हमने 20 ऑब्जेक्टिव कराया, 286 हुआ, जिसमें 2 रिपीटेड था। 284 ऑब्जेक्टिव आपके पास है और आपके पास अभी आखिरी कविता बची हुई है। अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्लिक कीजिए, हिंदी का सारा वीडियो आपको दिख जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, कविता अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं।